हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सरसाइज के साथ। तो आज हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसका हम कब यूज़ करते हैं तो इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। ये होता है किसके लिए? फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि इसके पहले हम लोग 2 वीडियो निकाले हुए हैं जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा है कि उसमें हम लोगों ने सीखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है और इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड, इससे हम लोग क्या देखे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारे वीडियोज़ का, जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वीडियोज़ निकले अभी तक, हर वीडियो में एक एक्सरसाइज मैं कराता हूँ और उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है, तो उससे आसानी ये होगी कि आप डेली का डेली एक एक्सरसाइज करेंगे, आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी, आप बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, और उबेंगे भी नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझने वाले बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट दिखा दीजिए, और बाकी जीरो टू टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ हम करते क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये अलजेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में देखा, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड जिसका हम लोगों ने इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें देखना है। ठीक है, इसे लोग बहुत हवा बना देते हैं कि बहुत हैवी होता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स आपको कुछ फॉलो करने हैं। स्टेप्स का सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि स्टेप्स में आपको क्या फॉलो करने हैं ये देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स आप क्या कीजिए कि आपका जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे हमेशा, तो दो इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको पता है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन होता है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिख देना है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि आगे जो नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करने वाले हैं उसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलिए कि नॉर्मल इक्वेशन तो दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे इक्वेशन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा कि इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा, राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सारे के सारे टर्म्स को, कांस्टेंट और जो भी अलजेब्रिक टर्म्स है, आपको सारे के सारे आपको क्या करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाना और राइट हैंड साइड में आपको 0 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उससे आपको कंपेयर करके क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक है, कैसे निकालिएगा आप, आपको बस कंपेयर करना है इससे। ठीक है, इससे आप गिवन इक्वेशन जो दिया रहेगा इन दोनों इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा a1 होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा a2 होगा। ठीक है, आपका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b1 होगा, y2 का कोफिशिएंट b2 होगा। ठीक है, c1 c2 आपको, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से निकाल लेनी है। अब आप पूछोगे इसका क्या यूज़ है मेरे भाई, तो चलिए इसका भी यूज़ बता देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था एक एक्सरसाइज में, हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको पता ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो आपको जब 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे तो क्या 3 केस बनते थे, या तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, या फिर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, या फिर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार कोइंसाइड करेंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो कोइंसाइड हो गया, तो नॉर्मल आपको क्या करना है, इसमें आपको कंडीशन चेक करना था, जो कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट वाला। ठीक है, ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको कंपेयर कैसे करना, अगर शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए आप, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, यानी एक पॉइंट दोनों का कॉमन है, दोनों लाइन का एक पॉइंट कॉमन है, यानी इसका मात्र एक सॉल्यूशन होगा। जब एक सॉल्यूशन होगा तो उसमें कंडीशन आप इक्वेशन देख के कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये कंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, पैरेलल में आपको क्या होगा, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो जब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है आपको कंडीशन, A1/E2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। हो गया, ये कंडीशन आपको मिलेगा किसके लिए, पैरेलल वाले के लिए, ठीक है। अब आपको अगर कोइंसाइड कर गया तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन मिलेगा, उसके लिए भी कंडीशन मैं बता देता हूँ। जब कोइंसाइड कर जाएगा तो बहुत सारा पॉइंट आपका दोनों लाइन का कॉमन हो जाएगा। जब बहुत सारा पॉइंट कॉमन होगा तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसमें केस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, ठीक है, ये इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको क्या काम करना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर हुआ आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही आपको काम आगे बढ़ाना है, वरना छोड़ देना है, ठीक है, ये आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं और कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए, तो ये जो भी पीछे है आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद कंपेयर करके A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद से चेकआउट कर लेना आपको। चेक करने के बाद आपको आगे प्रोसेस बढ़ाना है। कैसे प्रोसेस बढ़ाना है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, फटाफट समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, फ़ायदे की बात होती है आपकी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको एक स्टेप्स करना नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, चलिए फटाफट A1, A2, B1, B2, C1, C2 का कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है। आपको कंपेयर कहाँ से करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में क्या है, 1 है, ठीक है। और आपको y का कोफिशिएंट क्या है, B1 की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। C1 की वैल्यू हो जाएगी आपको -3, ठीक है। A2 की वैल्यू हो जाएगी 3, B2 की वैल्यू हो जाएगी -9, ठीक है, और C2 की वैल्यू -2, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना था, दूसरे स्टेप्स में क्या करना था, ये वाला कंडीशन हमें चेकआउट करना था, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हम चेक करेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन हुआ तो आपको छोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए A1/A2 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और देख लिया जाता है। तो आपको A1 की जगह पे 1, A2 की जगह पे 3, ठीक है, और B1 की जगह पे क्या है, B1 की जगह पे -3, B2 की जगह पे -9, ये कैंसिल होगा, क्या होगा 1/3। ये लीजिए भैया, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गया, यानी A1/A2 और B1/B2 आपका दो केस बन सकता है, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आपको क्या हो सकता है कि ये पैरेलल वाला कंडीशन हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाए तो C1/C2 अगर इक्वल हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन C1/C2 यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमें छोड़ देना है, पहला आपको करना ही नहीं है, ठीक है, पहला ख़त्म आपका केस। चलिए सेकंड वाले केस की तरफ चलते हैं फटाफट, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। ये मिटाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम एक स्लाइड पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा आप क्या हो गया कि इसमें आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको पूरा आपको ध्यान दे देना है, ठीक है, पूरा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होगा कि आपको 2x + y = 5 जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो -5 = 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3x + 2y -8 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया तो आपको क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 का कंडीशन जो दिया हुआ था आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 2/3 और b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2। क्या ये इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल टू है। तो ये लीजिए आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन गया, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है यानी हमको काम आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए काम फटाफट हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ये देख लीजिए, बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये इक्वेशन आपका दिख रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल x लिख लेना है, यहाँ पे y लिख लेना है और यहाँ पे 1 लिख लेना है, ठीक है। क्या हो गया, x, y और 1। आपको x, y वेरिएबल है और 1 है, ठीक है। जब x वाले के नीचे आपको लिखना है ना तो क्या करना है, x वाले के ऊपर उंगली रख देना है। सिंपल काम करना है, x वाले को ढक देना है, ठीक है, यानी x वाला वहाँ है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, बचा क्या जो उसको लिख लेना है, ठीक है। y वाला टर्म बचा है तो y वाले का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, -5 और -8 कांस्टेंट टर्म आपका, ठीक है, -5 और -8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 आप याद रखिएगा। 1 क्या है, b1 b2 है और ये c1 c2 है, -5 -8 c1 c2 है, ठीक है। अब y वाले के नीचे हमको लिखना है, y वाले के नीचे क्या क्या, अगर y वाले के नीचे लिखना है तो क्या करना है, y वाले को ढक लेना है। जिसके नीचे लिखना है उसको ढक लेना है और बाकी बचे हुए टर्म ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेना है, ठीक है। तो आपको y के नीचे लिखना है तो y वाले को ढक दिए उंगली से, काम खत्म। y वाला है ही नहीं वहाँ, डिसअपीयर, खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म बचा है तो कांस्टेंट वाला ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कांस्टेंट वाला जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो बचा क्या है, सिर्फ x वाला टर्म बचा है। तो लीजिए उसका कोफिशिएंट लिख दिया हम, 2 और 3 लिख दिए, आपका a1 a2 हम लिख दिए, ठीक है। a1 a2 लिख दिया। अब क्या हुआ कि हमारा कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है, कांस्टेंट वाले को लिखना है तो कांस्टेंट वाले के ऊपर उंगली रख दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट वाले का काम खत्म, ये लीजिए इसका काम खत्म कर दिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वाले को हम ढक दिए। उसके बाद कांस्टेंट वाले को ढक के हैं तो क्या बचा है हमारा x और y वाला टर्म बचा है, ठीक है। तो x वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। x वाला जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो सिर्फ y वाला बचेगा ना, तो y वाला क्या हो गया आपको 1 और 2, ठीक है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसके लिए, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, b1 b2 c1 c2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या है, a1 a2, ठीक है। और 1 और 2 क्या है, ये आपको b1 b2 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें आपको करना क्या, एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है, 12 - 21। क्या याद रखना है, 12 - 21। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा उस समय याद रखिएगा 12 - 21, ठीक है। कैसे, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखे, y लिखे, ठीक है, x के बाद y, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 12 - 21, यानी आप किधर से किधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो देख लीजिए, इधर से इधर की तरफ जाना है और फिर इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो 1 में से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8 और क्या हो गया आपको 12 हो गया। ये b1 का 1 हो गया और c2 का 2 हो गया, यानी 12 हो गया। अब क्या करना है, किधर से किधर की तरफ एरो है उधर की बस फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो b2 हो गया, ठीक है, b2 का 2 और आपको c1 का 1, यानी 12 - 21, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × -5 क्या हो जाएगा, -10, ठीक है, = y, ठीक है। अब क्या करना, अब चलिए एक सेकंड कलर चेंज कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरफ मल्टीप्लाई करना और इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -5 में
3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 यानी 12 माइनस 21। ठीक है, 12 आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपको C1 का और A2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। और क्या हो जाएगा आपको -21 यानी C2 का 2 और A1 का 1। ठीक है, तो माइनस और 8 इंटू 2 -16। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हो गया हमारा कांस्टेंट वाला, तो 1/, अब इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 -3। ठीक है, अब चलिए फटाफट इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, काम आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए x बाई स्टेप वाइज लिखिएगा तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, -8 और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है तो बिल्कुल होता है, तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, इज इक्वल टू y बाई -15 और माइनस माइनस +16। ठीक है, 1/4 -3 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करें, आप देख लीजिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। -8 + 10। ठीक है, तो -8 + 10 आपका क्या हो जाएगा, तो x बाई -8 + 10 तो आपको 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू y बाई -15 + 16 क्या हो जाएगा 1 होगा, इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, एक बार इस वाले टर्म को आप किसके बराबर कीजिए, इसके बराबर कीजिए। ठीक है, दूसरी बार इसको आप किसके बराबर कीजिए, इसके बराबर कीजिए। ठीक है, आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x/2 इज इक्वल टू 1 यानी ये इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2, ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, अब y/1 इज इक्वल टू 1 की जगह तो क्या होगा y इज इक्वल टू 1, ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे करने हैं, स्टेप्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप्स आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप्स आपका क्या है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिख लेनी है और उसको क्या करना है, आपको रिलेशन जो दिया हुआ है उसको आप चेक कर लेना है। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा, उसी केस में यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तब भी आपको काम आगे की तरफ बढ़ाना है। जब काम आप आगे की तरफ बढ़ाना है तो क्या करना है आपको x y और 1। ठीक है, जो भी टर्म का लिखना है जिसके नीचे आपको लिखना है, जैसे x के नीचे लिखना है तो x वाले टर्म को ढक लीजिएगा। ठीक है, अपना अंगूठा उसके ऊपर डाल दीजिएगा, ढक दीजिएगा, x वाला टर्म खत्म। ठीक है, जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी लिखना है आपको क्या करना है y वाले को ढक देना और x और बचा कांस्टेंट वाला टर्म लिख देना। ठीक है, कांस्टेंट वाले के नीचे लिखना है तो आपको क्या करना है कांस्टेंट वाला ढक देना, उसके बाद x और y वाला टर्म लिख देना। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया पहला। ठीक है, पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नज़र इस प्रकार घुमा लीजिएगा। ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, जब दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएं तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है इस केस में। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, इसको क्या करते हैं जनरल फॉर्म में आपको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y, और ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा -3a + b
एंड -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन पे बैठा देना है, ठीक है। आपको a1 a2 किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, और आपको b1 b2 किसका कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है, c1 c2 आपको कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो फटाफट आप क्या कीजिए, e1/e2, a1 की जगह पे क्या है, 2 है, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू -7 माइनस 3a प्लस b -2, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आपका टर्म क्या बचेगा, एक बार जैसे मैंने बताया था इसको इसके बराबर कीजिए और दूसरी बार इसको इसके बराबर कीजिए, ठीक है। इक्वेट आप कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, तीनों इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपको तीनों जब इक्वल, अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू b है, ठीक है, इज इक्वल टू c है, तो हम a इज इक्वल टू c भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चॉइस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो जब ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, चलिए फटाफट लिख लेते हैं। इससे हमारा क्या होगा, हमारा इससे वैल्यू निकल के आएगा ए और बी के। तो 2/a माइनस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b -2, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा 2 से अगर हम इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, ठीक है। अब चलिए ये इधर की तरफ 6a को इधर की तरफ ले जाते हैं और 7b को इधर की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 2b माइनस 7b इधर की तरफ आएगा तो प्लस 7b माइनस 4 इज इक्वल टू, आपको क्या हो जाएगा 7a माइनस 6a, सिर्फ a बचेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9b माइनस 4 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब चलिए ये आपके पास एक इक्वेशन, इसको मान लीजिए थर्ड नंबर इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आ जाइए, जब इसको हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको दूसरी बार ये वाला इक्वेशन हम इक्वल करते हैं। आपको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b, ठीक है। ये थोड़ा मेरा सिंपल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। जब ये हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा और दोनों की तरफ सेटल कीजिएगा तो क्या होगा, 5b इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 5b हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप 4 हो गया। अब चलिए a इज इक्वल टू 5b है और हमारा a इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को, बिल्कुल। तो 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 5b, तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा हमारा 9b माइनस 5b क्या हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू 1, ठीक है। b इज इक्वल टू 1 हमारा होगा। अब चलिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास बचा हुआ है इक्वेशन नंबर 4, इसमें हम रख देते हैं v की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अगर करेंगे तो 5, तो यानी a इज इक्वल टू 5, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना था दूसरे वेरिएबल के टर्म में और आपको पुट कर देना था दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया आपको।
वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो आप मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से मैं बता देता हूँ, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशन चेक करना है। कौन सा कंडीशन चेक करना है, a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई a2। किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको निकल के आता है, यानी कंडीशन आपका फुलफिल होता है, तो ही आपको क्या करना है, आगे काम बढ़ाना है, वरना नहीं बढ़ाना है, ठीक है। जब मान लीजिए निकल के आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स वाई और 1 लिख लेना है, सिर्फ एक्स वाई 1 लिखना है, ठीक है। एक्स के नीचे आपको क्या लिखना है, एक्स वाले टर्म को ढक दीजिए, क्या कीजिए, क्वेश्चन में जाइए, यानी सॉरी आप इक्वेशन में जाइए, एक्स वाले टर्म को ढक दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, वाई और कांस्टेंट वाला टर्म लिख दीजिए। उसके बाद से वाई वाले के नीचे क्या लिखना है, वाई वाले को ढक दीजिए और एक्स और कांस्टेंट वाला लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वाले के नीचे आपको क्या करना है, कांस्टेंट वाले के नीचे आपको ढक देना है और कांस्टेंट वाले को ढक दिया और क्या करना है, एक्स और वाई का बस लिख देना है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ होमवर्क, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है जो है वर्ड प्रॉब्लम। आपको वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं डरना है मेरे भाई, ठीक है। तो कहता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। आपको क्या करें, एक हॉस्टल है, उसमें चार्जेज जो लग रहे हैं आपको पहले फिक्स हैं, ठीक है। एक तो उसमें फिक्स है, दूसरा क्या है कि आप जितने दिन, रिमेनिंग डिपेंड्स, आपको जितना क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है किस पे, कितने दिन आप मेस से खाना ले रहे हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से। व्हेन अ स्टूडेंट ई टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए, पर डे के हिसाब वाले को क्या, पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज आप क्या मान लीजिए, फिक्स्ड चार्ज वी एक्स रुपीज़, ठीक है। पर डे के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, मेस से खाना ले रहे हैं तो पर डे के हिसाब से वी वाई रुपीज़, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, 20 days के लिए कितना दे रहा है आपको, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो एक्स वाला तो आपका फिक्स है ना मेरे भाई, तो फिक्स तो आपको देना ही है। उसके बाद से आपको क्या करना है, पर डे के हिसाब से, यानी 20 दिन आप खाना ले रहे हो, ठीक है, यानी 20 इंटू वाई पर डे के हिसाब से, यानी 1000 रुपीज़ आप पेड किए, ठीक है। ये लीजिए पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपको 26 दिन के लिए 1180 रुपये, ठीक है। तो पहला तो आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है मेरे भाई, पहला फिक्स चार्ज आप दे दिए। दूसरा आपको क्या करना है, 26 दिन के लिए, यानी 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 1180। ये लीजिए इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। इससे फटाफट आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी फिर से फ्रैक्शन वाला है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इक्वेशन बना के मैं दूंगा, उसके आगे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को x मान लीजिए, लेट द न्यूमरेटर v x, ठीक, एंड द डिनोमिनेटर वी वाई, ठीक है। फ्रैक्शन आपको क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन जब x बाई वाई हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपको क्या करा है, ये लीजिए x बाई वाई, ठीक है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी 8 आपको क्या कर रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है डिनोमिनेटर में। तो सिर्फ 8 ऐड किए डिनोमिनेटर में और आपका फ्रैक्शन हो गया क्या, 1/4।
ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको देखिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 2 नंबर भी हो गया। 3 नंबर करते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, यस जो है एक बच्चा है जो क्या करे 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में। ठीक है, जिसमें क्या मिलता है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, आपको 3 मार्क्स मिलते हैं प्रत्येक राइट आंसर के और 1 मार्क आपको कट जाते हैं किसके रॉन्ग आंसर के। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, आपको सबसे पहले क्या कीजिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही मान लिया जाता है। ठीक है, तो लीट द नंबर ऑफ, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, राइट आंसर Vx एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर Vy। ठीक है, आप x मान लिए क्या राइट आंसर का संख्या और y आप मान लिए रॉन्ग आंसर का संख्या। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 40 मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, यस, और उसको क्या मिलते हैं 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपको क्या करना है राइट आंसर के लिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स। ठीक है, अब ये आपको राइट आंसर आया। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे रॉन्ग वाले को अगर घटा देते हैं तब ना हमारा जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो निकलेगा। ठीक है, तो क्या है कि 1 मार्क्स। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 40। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर एंड यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ठीक है, आप 50 मार्क्स स्कोर कर गया। ठीक है, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रत्येक राइट आंसर के और 2 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो 4 मार्क्स सेम 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आपको क्या हो गया 2 मार्क्स कट जा रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए। अब आपको कितना आया है 50। ये लीजिए आपका दोनों इक्वेशन। इतना सिंपल है मेरे भाई, इतना सिंपल है। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उससे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ए है ये बी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर है, हाँ 100 किलोमीटर है। ठीक है, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम सेम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करा, पहला कार ए टाइम से ए की जगह पे या स्टार्ट कर, मान लीजिए फर्स्ट कार यहाँ पे है, सेकंड कार यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, दी मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, आपको कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, जब कार मान लीजिए यहाँ पे एक कार आपको जो दिया है ये इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, और ये भी कार यहाँ से जो चल रही है ये भी इधर की तरफ चल रही है, तो आपको क्या हो गया ये सेम डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, यानी ये भी इधर की तरफ चल रहा है और ये भी इधर की तरफ चल रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये एक दूसरे से कब मिलेंगे 5 घंटे बाद। यानी मान लीजिए कार B1 का स्पीड अगर ज़्यादा होगा, अगर कार पहले वाले का स्पीड कम होगा तो क्या होगा एक दूसरे से ये थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे या फिर जितना टाइम बाद मिले 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आपको क्या कह दे रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, यानी अगर ये एक दूसरे की तरफ चल दें तो क्या करेंगे 1 घंटे में ही मिल जा रहे हैं, यानी दोनों का स्पीड तो ऐड होगा ना मेरे भाई, दोनों का स्पीड ऐड होगा। अगर मान लीजिए 2 आदमी एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो यानी आपको क्या करना है कम डिस्टेंस तय करना होगा कि अगर मान लीजिए मुझे आपकी तरफ आना है, अगर डिस्टेंस हम दोनों के बीच की 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर मैं दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर आप दौड़ लो, या 7 किलोमीटर मैं दौड़ूंगा अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है तो 3 किलोमीटर आप दौड़ लो अगर आपका स्पीड कम है तो। ठीक है, हम मिल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम दोनों से एक दूसरे की तरफ अगर आप मुझे चेज़ कर रहे हो तो हम चाहेंगे मेरा स्पीड ज़्यादा होगा ताकि आप मुझे लेट से पकड़ो। ठीक है, तो क्या होगा मेरे स्पीड में से आपका स्पीड माइनस होगा, उसके बाद से जो स्पीड निकल के आएगा ना
उससे आप ये डिसाइड करोगे कि कितने देर बाद आप मुझे पकड़ सकते हो। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। तो क्या कह रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। ठीक है, तो पहले कार का हम स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले का मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पहले का x किलोमीटर पर आवर, दूसरे का y किलोमीटर पर आवर। कंडीशन देख लीजिए क्या, 100 किलोमीटर एक दूसरे से है। ठीक है, आपको पहले क्या बोलता है, रेस्पेक्टिव स्पीड देख लीजिए। सबसे पहले जब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में आपका रेस्पेक्टिव स्पीड, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक दूसरे की तुलना में स्पीड क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन वाला देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए मेरा 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, आपका 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, आप मुझे पकड़ने के लिए क्या करेंगे, मेरे स्पीड में से अपने स्पीड को माइनस करेंगे, बाकी जितना स्पीड आएगा ना उतना आपका रिक्वायरमेंट होगा कि मैं इतना तेज़ भागूंगा तब आपको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये सेम डायरेक्शन का हुआ, आप लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्पीड। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन को हुआ। अब चलिए, अब क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी एक दूसरे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा, अगर मान लीजिए एक दूसरे की तरफ ही आ रहा है, अगर मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर की तरफ निकल जाएगा और ये चलते चलते इधर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में रेस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरा 7 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है, अगर आपका 3 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका और मेरा स्पीड जुड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 7 किलोमीटर मैं दौड़ लूँगा, आप 3 किलोमीटर दौड़ लेना। ठीक है, फटाफट मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये आपका क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, स्पीड निकल के आ गया जब आपका डिस्टेंस दिया हुआ 100 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर दिया हुआ और आपको सेम डायरेक्शन में जाने के लिए क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं। तो आपको क्या है, टाइम इंटू स्पीड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है मेरे भाई। तो ये लीजिए, पहला इक्वेशन आपका बन के आ गया। दूसरा इक्वेशन दिखा दें आपको फटाफट, यहीं पे दिखाएंगे। दूसरा इक्वेशन अपोजिट वाला डायरेक्शन है, आपका क्या कर रहा है, 1 घंटा आपको टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपको क्या कर रहा है, कहाँ गया 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटा आपको टाइम लग रहा है। टाइम इंटू स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये लीजिए इक्वेशन नंबर आपका सेकंड निकल के आ गया। अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे। ये लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको डेली वीडियो देने की। ठीक है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ, उसका एरिया आपको क्या कर रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। ठीक है, यहीं पे करेंगे हम लोग। अगर उसका लेंथ हम क्या करते हैं 5 यूनिट घटा देते हैं तो, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट क्या करना है आपको, लीट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वी एक्स, क्या है x यूनिट। ठीक है, लेंथ आपको क्या हो जाएगा, लेंथ x यूनिट। ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगा आपको y यूनिट। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि एरिया आपको पता ही है, एरिया मेरे भाई क्या होता है, एरिया अगर निकाला जाता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये लीजिए एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या करें, एरिया आपको 9 स्क्वायर यूनिट घट जा रहा है, यानी एरिया तो अगर जनरल एरिया निकालेंगे तो ये होगा, लेकिन इसमें से भी 9 स्क्वायर यूनिट आपका घट जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है आपको। ठीक है, ये कब हो रहा है, ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। ठीक है, लेंथ यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका ब्रेथ लिख लीजिए। ठीक है, यही नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपको एरिया निकल जाता है। ठीक है, लेकिन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, यानी रिड्यूस हो रहा है, घट जा रहा है, तो 5 लीजिए, घटा दिए। दूसरा चलिए,
एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, इट्स का ब्रेथ क्या हो जा रहा है 3 यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है आपका एरिया जो x इंटू वाई आ रहा था उसमें से क्या हो रहा है 9 यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका इक्वेशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन आपको क्या बनेगा कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट सॉरी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 सेकेंड, ये लीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, आपको x इंटू वाई, ठीक है। अब आप चलिए क्वेश्चन के अनुसार इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम क्या करते हैं 3 यूनिट आपको लेंथ बढ़ा देते हैं, यानी बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं ये ऐड करना। तो ये लीजिए +3 लेंथ बढ़ा दिए 3 यूनिट। उसके बाद यहाँ तक मेरा काम तो हो गया। एंड ब्रेथ इफ़ इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, ठीक है। आपको ब्रेथ भी बढ़ाना है, ठीक है। ब्रेथ भी कितना बढ़ाना है 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट ये लीजिए +2। अब क्या हो रहा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ का तो काम आपका हो गया। अब एरिया कितना बढ़ जाए, द एरिया इज इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया आपको कितना बढ़ जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट +67 ये लीजिए आपका एरिया हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। ये लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अगर इससे अच्छा कोई समझा दे तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ये लीजिए आपका लास्ट का आंसर है, ठीक है। चलिए थैंक यू।